हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कंसेप्ट क्लासेज सुपौल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आशा ही होंगे। कैसी चल रही है आप समूह की तैयारी? अच्छी चल रही है या नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में बताए थे कि फिजिक्स स्टार्ट कर चुके थे और वो फिजिक्स में पहले वीडियो में हम बता चुके थे कि प्रकाश से संबंधित बहुत सारे टॉपिक के बारे में चर्चा किए थे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, पारदर्शी पारभासी ये सब क्या होता है। तो आज उससे अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप जो तैयारी करते हैं, तैयारी देखिए, तैयारी करना मायने ये नहीं रखता कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं। तैयारी करने के लिए आपका ये मायने नहीं रखता है कि आप कितना घंटा स्टडी करते हैं। मायने ये रखता है कि आप जितना टाइम स्टडी पर देते हैं, क्या वो टाइम आपके लिए यूजफुल है, यानी उतना टाइम में आप सही चीज पढ़ पा रहे हैं या नहीं। पढ़ने के लिए तो कोई 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लेता और उसे यह एहसास होता है कि हमने आज 8 घंटा पढ़ लिया, 10 घंटा पढ़ लिया। ऐसा नहीं है। टाइम आपके लिए मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उस टाइम में कितना चीज को अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर पाए हैं, कितना टॉपिक को आप एडजस्ट कर पाए, मायने ये रखता है। इसीलिए हम सबसे पहले यही कहना चाहते हैं कि जब आप तैयारी करने के लिए बैठते हैं तो अपने आप में एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें इतना चीज आज पढ़ के जाना है, या इस टॉपिक को आज याद करके जाना है, या इस टॉपिक को आज बना के जाना है, या समझ के जाना है। और इस टारगेट हर एक सब्जेक्ट पर अप्लाई कीजिए, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या हिंदी इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। यानी कि पढ़ने से पहले आप एक अपने आप में टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट के अनुकूल आप पढ़ाई कीजिए। और जब आप टारगेट के अनुकूल यानी टारगेट फिक्स करके स्टडी करना प्रारंभ कीजिएगा, तब आपको यह महसूस होगा कि हमने अपने आप में आज 2 दिन में, 3 दिन में, 4 रोज में कितना अब्जॉर्ब कर पाए हैं, कितना स्टडी कर पाए। वैसे नहीं तो होता क्या कि अक्सर स्टूडेंट मान लीजिए पढ़ने का टाइम आया, कोई फिजिक्स लेके बैठ जाएगा, यानी जो मन हुआ सो लेके बैठ जाता है। फिर अगले दिन हुआ फिर फिजिक्स लेके बैठ गया, फिर अगले रोज हुआ फिर फिजिक्स लेके बैठ गया। ऐसा नहीं होता है। अगर आप एग्जाम में परीक्षा देने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि प्रश्न केवल फिजिक्स से ही आएगा, ऐसा नहीं कि केवल प्रश्न मैथ से ही आएगा। आपका 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, 6 सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। तो 6 सब्जेक्ट पढ़नी है तो तैयारी तो भैया 6 सब्जेक्ट का ही करना पड़ेगा, यानी कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी बराबर रूप से करनी पड़ेगी। इसलिए आप जो है अपनी तैयारी को टारगेट फिक्स कीजिए और अपने आप में एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए और उसके अनुकूल आप तैयारी कीजिए। तो आइए अब हम टॉपिक की चर्चा करते हैं। जैसा कि आज जहां तक हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, आज हम उससे अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरण। समतल दर्पण पर पड़ने वाली लंबवत किरण, जैसे मानिए यह एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण क्यों है? क्योंकि सीधा है। मानिए कि यह एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। और अभी हम जस्ट आपको बताएं, क्या बताएं कि इससे होकर जब हम किसी प्रकाश को इस परावर्तक सतह से, और इस सतह को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। आपको पता है, अभी जस्ट बताएं। और इससे होकर जब हम किसी प्रकाश को गुजारते हैं, यानी जब प्रकाश को हम इस पे गुजारते हैं, मान लीजिए गुजारें, अगर हमें पूछेगा कि बताइए इसका आपतन कोण कितना है, ये तो आपतित किरण है। आपतित किरण को हम इस परावर्तक सतह पर गुजारें और गुजारने के बाद अगर हमें ये पूछा जाता है कि बताइए इसका आपतन कोण क्या होगा, तो आपतन कोण ज्ञात करने के लिए हमें इस पर क्या डालना होगा? लंब डालना होगा। क्या डालना होगा? लंब डालना होगा। क्या डालना होगा? लंब डालना होगा। अब
अब क्या करना है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जितना कोण बनाकर ये आपतित किरण आ रही है उतना ही कोण बनाकर ये क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। क्या होगा, गुजर जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जितना कोण बना के ये किरण आ रही है उसी उतना ही कोण बनाकर यह किरण क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। गुजरेगा या नहीं, थोड़ा देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि यदि अगर ये किरण यहां से नहीं गुजरकर यहां से गुजरती है और यहां से गुजरने के बाद क्या होता है, यहां से गुजरने के बाद आपतित किरण आपतित होने के बाद परावर्तन भी इसके नजदीक यानी लंब के नजदीक से होगा, होगा या नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब आपतित किरण यहां से आ रही थी तो परावर्तित किरण कहां से गुजर रहा था, यहां से। और जब इस आपतित किरण को हम यहां से ना गुजारकर थोड़ा सा लंब के सामने से यानी कि लंब के सामने से गुजारे तो क्या होगा कि आपतित किरण इसके, मान लीजिए कि अगर आपतित किरण यहां से आ रहा था तो आपतन कितना बन रहा था, इतना बन रहा था आपतन कोण, लेकिन और परावर्तन कोण कितना बन रहा था, इतना बन रहा था। लेकिन जब आपतित किरण को यहां से गुजारे तो आपतन कोण क्या हो गया, छोटा हो गया, परावर्तन कोण भी छोटा हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपतन कोण यहां से गुजार रहे थे तो आपतन कोण और अभिलंब के बीच में कोण जो बन रहा था वह बड़ा था, लेकिन अगर अभिलंब को सटा के हम आपतित किरण को गुजारे तो आपतन कोण छोटा हो गया। और जब आपतन कोण छोटा होगा तो परावर्तन कोण अभी स्वतः क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब एक चीज यहां पर समझिए कि अगर हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लीजिए, ये एक दर्पण है और बनाने के बाद अगर हम किसी आपतित किरण को इसी से गुजारते हैं, आपतित किरण को इससे गुजारते हैं और आपतित किरण को यानी इस किरण को इसी से गुजारते हैं तो बताइए इसका परावर्तन कोण कितना होगा, सॉरी परावर्तन कोण नहीं, बताइए इसका आपतन कोण और अभिलंब के बीच में जो कोण होगा वह कितना होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम इसी बिंदु से आपतित किरण को गुजार रहे हैं और ये एक परावर्तक सतह है, इसी बिंदु से हम आपतित किरण को गुजारे तब परावर्तित होकर ये किधर जाएगा, डायरेक्ट ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं है या नहीं। तो इसके लिए मान लीजिए आपतन को कोण कितना हो जाएगा, यानी कोण आई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और कोण आर भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। किसके बराबर, जीरो के बराबर। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई किरण है, ये कोई क्या है, किरण है। अगर इस किरण को, ये कोई किरण है, अगर इस किरण को हम यहां से नहीं गुजार कर थोड़ा देर के लिए कल्पना कीजिए अगर यहां से गुजारे तो जितना आपतन कोण इसके और इसके बीच में होगा यहां से गुजारने के बाद आपतन कोण छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा। अगर यहां से हम गुजारे तो और छोटा होगा, अगर यहां से गुजारे तो और छोटा होगा, यहां से गुजारे और छोटा होगा, यहां से गुजारे और छोटा आएगा। और अगर इसी रास्ते से होकर गुजारे तो आपतन कोण कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। वही चीज हम यहाँ पे समझाए हैं कि आपतित किरण भी इसी पे है और आपतित किरण अगर इसी पे है और अभिलंब तो पहले से आई तो आपतित किरण अगर इसी पे है तो परावर्तित होने के बाद पुनः यह इसी रास्ते से न परावर्तित होगा। तो जब आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित भी इसी रास्ते से होता है, परावर्तित भी इसी रास्ते से होता है, तो उस कंडीशन में कोण I इज इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। और जब कोण I इज इक्वल जीरो होगा तो कोण R भी कितना हो जाएगा, जीरो। यहां तक आप समझ में आया, समझ गए ना, समझ गए कि समतल दर्पण पर पड़ने वाला लंबवत किरण कैसा होता है। समतल दर्पण पर पड़ने वाला लंबवत किरण जो होता है वह जीरो के बराबर होता है, I बराबर जीरो, R बराबर जीरो। समझ गए यहां तक, चलिए और इससे आगे समझते हैं। अब आइए समझते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है, अगला टॉपिक है आपका। देखिए प्रतिबिंब
सबसे पहले आप इसका डिफिनेशन समझिए कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन होने के बाद किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, आइए हम आपको उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक परावर्तक सतह है, यह एक क्या है, सॉरी दर्पण है, यह क्या है, दर्पण है, क्या है, दर्पण है, और यहां पर एक बल्ब जल रहा है। सपोज दैट मान लीजिए यहां पर एक बल्ब जल रहा है, क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है, और जब ये बल्ब जल रहा है तो बल्ब से तो बहुत सारी प्रकाश की किरण निकलती है, तो हम क्या करते हैं कि एक किरण को हम यहां गुजारते हैं, गुजारने के बाद यह क्या होगा कि जब यहां गुजारे तो यह वापस इसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। अभी हम जस्ट बताएं परावर्तित किरण। अब क्या करते हैं, अब एक किरण और गुजारते हैं, गुजर सकता है, एक किरण हम क्या करते हैं कि यहां से गुजारते हैं, और ये गुजरने के बाद पुनः इसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। क्या हो जाएगा, लौट हो जाएगा। यहां पे एक चीज समझिए कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, सॉरी दर्पण से टकराकर या दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि ये आगे जाकर किसी न किसी एक बिंदु पर मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या प्रतिच्छेद होती है या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंब को, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम आपको एक दूसरा एग्जांपल समझाते हैं, जैसे ये भी एक दर्पण है, अवतल दर्पण है या नहीं, ये क्या है, अवतल दर्पण। और यहां से हम क्या किए, यहां से हम एक वस्तु रखे, क्या रखे, एक वस्तु रखे, और यहां से जब इसको प्रकाश इस पर गुजारे तो प्रकाश गुजारने के बाद वह इससे होकर क्या हो गया, इस रास्ते से परावर्तित हो गया। दूसरी बात और समझिए कि एक किरण और गुजारे हम यहां से यहां तक, तो यह क्या हो गया, सॉरी इसका फिगर थोड़ा अच्छा से बनाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। बहुत मिसप्रिंट हो रहा है, रुक जाइए थोड़ा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक वस्तु रखे और इस वस्तु से जब हम इस दर्पण के परावर्तक सतह पर प्रकाश को गुजारे तो वह क्या हो गया, इस होके गुजारे, और इस होके क्या हो गया, वह परावर्तित हो गया, और दूसरा किरण इस होके गुजारे तो यहां से परावर्तित होने के बाद इस होके क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब आप किसी वस्तु से, किसी बिंदु स्रोत से, यानी यह एक बिंदु वस्तु है और इस बिंदु वस्तु से जब आप प्रकाश को गुजारे तो दर्पण से परावर्तन के बाद यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी मिलती है। क्या होती है, मिलती है। तो जो बिंदु पर मिलती है इसी बिंदु को, यानी इसी बिंब को इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से समझिए कि जिस बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, जैसे आप इस वस्तु से प्रकाश को परावर्तित कर रहे हैं तो जब इस वस्तु से आप प्रकाश को गुजारे तो परावर्तन के बाद इस होके गुजर गया, इस किरण को आप गुजारे तो परावर्तित होने के बाद इस रास्ते से गुजर गया, और गुजरने के बाद यह दोनों किरण आपस में यहाँ पर क्या होता है, प्रतिच्छेद होता है, यानी कट करता है, मिलता है। तो जिस बिंदु पर मिलेगा उसी बिंब को, यानी उसी बिंदु को इस बिंदु स्रोत का, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं।
समझ में आया आप सभी को? देखिए यह तो वास्तविक में प्रतिच्छेद हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखिए जब हम इस बल्ब से होकर एक प्रकाश की किरण को गुजारे तो यह एक अपने दिशा में परावर्तित हो गया, दूसरा किरण गुजारे तो यह भी अपने रास्ते में परावर्तित हो गया, लेकिन यह आपस में कभी दोनों क्या होगा, कटेगा नहीं। ये अब इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि इसको हम थोड़ा पीछे करते हैं। क्या करते हैं? पीछे करते हैं। तो देखिए कहां पर कट रहा है, कहां पर कट रहा है, यहां पर कट रहा है, यानी यहां पर प्रतिच्छेद हो रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब आप आंख से, जब आप अपनी आंख से किसी इसको यहां से देखिएगा, कहां से, यहां से देखिएगा, तो होगा क्या कि आपको जैसे मान लीजिए कि प्रकाश आ रही है कहां से, यहां से आ रही है, लेकिन अगर आप यहां से अगर इसको आंख से देखिएगा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि रोशनी यानी प्रकाश जो आ रहा है यहां से आ रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता चलेगा कि प्रकाश कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। इसका कारण है कि प्रकाश वास्तव में आ रहा है कहां से, यहां से आ रहा है, लेकिन आपको प्रतीत होगा कि इस बिंदु से आ रहा है। क्या होगा? प्रतीत होगा। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ये तो वास्तव में प्रतिच्छेद हुआ, यानी कि रियल में प्रतिच्छेद करता है परावर्तित किरण को, लेकिन यहां तो वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करता है। यानी इसके कहने का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, जो वास्तव में प्रतिच्छेद करता है उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और जो आती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। यहां से अब आपको प्रतिबिंब का परिभाषा समझ में आएगा। जैसे समझिए, यहां से आपको अब प्रतिबिंब का परिभाषा समझ में आएगा। जैसे समझिए कि जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी किसी बिंदु पर काटती है, या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु से क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, उस बिंदु को उस बिंब स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? फिर से एक बार समझिए कि वह बिंदु, जिस बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तब प्रतिबिंब कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक वास्तव, यानी ये वास्तव में प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ये क्या हो रहा है कि काल्पनिक, यानी इसको, इससे आपका सिर्फ प्रतीत हो रहा है कि आपको यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतीत होता है, रियल नहीं है, तो इसे हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। इससे अच्छा डिटेल से आपको हमको नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। समझ गए यहां तक? यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अगला टॉपिक है समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है? समतल दर्पण से प्रतिबिंब का मिलना। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब हम बताएं, और इसका एग्जाम में होता क्या है कि एक प्रश्न पूछा जाता है, आप इसका वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, कि जैसे पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो इसके लिए हम एक वीडियो को पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, और वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही बीबी है, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आइए देखते हैं कि समतल दर्पण और समतल दर्पण से प्रतिबिंब का मिलना, सर मिलना नहीं, बनना। समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, हम इसको देखेंगे। जैसे
यहां पे देखिए, यह एक समतल दर्पण है। यह क्या है? समतल दर्पण है। ये कलर किया हुआ है। ये क्या है? कलर किया हुआ। जैसे आप यहां पे देखिए, अभी हम जस्ट आपको बताएं कि जब आप इस दर्पण पर किसी प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, जब कोई गुजरता है तो वह पुनः क्या होता है कि इसी माध्यम में लौट जाता है। इसी माध्यम में क्या होता है? लौट जाता है। यानी जब इस परावर्तक सतह से, यह एक समतल दर्पण से जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह उसी बिंदु से क्या होती है? उसी अपने दिशा में लौट जाती है। क्या होती है? लौट जाती है। लौट जाती है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए क्या है? अभिलंब है। यहां पे क्या है? अभिलंब है। अभी हम इससे पहले बताए थे आपको कि एक किरण, हम अभी जस्ट बताए थे जब प्रतिबिंब समझा रहे थे तो पहला किरण यहां से गुजारे थे और दूसरा किरण, एक किरण यहां से लिए थे। लेकिन हम यहां से नहीं लेके जो इससे पहले, उस टॉपिक से पहले जो बताए थे कि जब समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण, यानी जब समतल दर्पण हो और उस पर लंबवत किरण पड़ती है तो उसका आपतन कोण कितना होता है? उसका आपतन कोण भी 0 होता है और परावर्तन कोण भी 0 होता है। तो हम क्या करेंगे कि इस बिंदु से लंबवत किरण गुजारेंगे। क्या करेंगे? लंबवत किरण आपतित करेंगे और जब लंबवत किरण आपतित करेंगे तो यह इसी रास्ते से क्या होगा? परावर्तित होगा। क्या होगा? इसी रास्ते से परावर्तित होगा। होगा या नहीं होगा? परावर्तित होगा। क्योंकि हम ये पहले बता चुके हैं या नहीं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण जिस रास्ते से आपतित होती है उसी रास्ते से क्या होती है? परावर्तित भी होती है। तो पहला किरण इसको यहां से गुजारे तो इस होके निकल गया, दूसरा इस होके गुजारे तो लंबवत गुजारे तो लंबवत ही निकल गया। अब आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों परावर्तित किरणें, यानी ये परावर्तित किरणें और ये परावर्तित किरणें कभी आपस में कटने वाली है? कभी नहीं कटेगी। तो इस स्थिति में हम करेंगे क्या कि इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे और इसको भी। इसको पीछे बढ़ाएंगे, यानी यहां पर प्रतिच्छेद करती है। इसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। समझ में आया आपको? समझ में आया या नहीं? हाँ, एक बार फिर से समझिए। ये एक परावर्तक सतह और इस परावर्तक सतह से जब हम पहला किरण को आपतित करते हैं तो यह इस रास्ते से परावर्तित हो जाता है। दूसरा किरण हम लंबवत आपतित करते हैं। इस प्रकार से लंबवत आपतित करते हैं और हम आपको इससे बता दिए कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण जो होता है वह पूरा उसी माध्यम में, उसी रास्ते से क्या होता है? लंबवत आती है और लंबवत ही क्या होती है? चली जाती है। यानी जब लंबवत आएगी तो लंबवत चले जाएगी तो होगा क्या कि यह परावर्तित किरण इसके लिए यह हो गया और इसके लिए परावर्तित किरण यह होगा और दोनों परावर्तित किरण कभी आपस में नहीं कटेगा। जब दोनों परावर्तित किरण आपस में नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे? हम पीछे करेंगे और पीछे करने पर जिस बिंदु पर कटेगा वही प्रतिबिंब बनता है। किसका? समतल दर्पण का। तो इसका कुछ प्रकृति होता है। समझ गए यहां तक? इसका कुछ प्रकृति होता है। प्रकृति क्या होता है? प्रकृति समझिए, यह जो है काल्पनिक होता है। यानी काल्पनिक, यानी अभी हम जस्ट बताए आपको कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। यानी इसका जो प्रकृति होता है वह काल्पनिक होता है, यानी रियल में प्रतिच्छेद नहीं करता, वह प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, यानी आभास होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। और यह हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। जब आप दर्पण को ऐसे करके अगर इस प्रकार लंबवत कीजिएगा तो आपको क्या लगेगा? यानी मान लीजिए ए बी ये दर्पण है, सॉरी ए बी कोई वस्तु है। अगर ए बी इसका वस्तु है तो जब इसको आप दर्पण और इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, ए डैश बी डैश बना, और जब आप दर्पण को सीधा कीजिएगा तो आपका प्रतिबिंब भी क्या नजर आएगा? सीधा नजर आएगा। यानी कहने का यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब है और इसका जो इमेज बनता है वह क्या बनता है? सीधा बनता है।
एग्जाम में इसका कुछ गुण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? गुण। पहला गुण यह पूछा जाता है, पहला गुण तो आप ये भी कह सकते हैं कि यह एक काल्पनिक होता है। दूसरा गुण कह सकते हैं कि सीधा होता है, इसका प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। तीसरा आप यह कह सकते हैं कि दर्पण के सामने, तीसरा आप कह सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के बराबर बनता है। वह क्या बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के क्या बनता है? बराबर बनता है। चौथा गुण आप ये कह सकते हैं, चौथा गुण यह कह सकते हैं कि वस्तु दर्पण के जितना आगे होगा, यानी जैसे मान लीजिए यह दर्पण है और हम कोई वस्तु है, तो दर्पण वस्तु जो है दर्पण के जितना आगे रहेगा उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। समझ में आया? तो आप इसमें यह नोट कर लीजिए कि वस्तु दर्पण के जितना आगे रहेगा उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही क्या बनेगा? पीछे बनेगा। यहां तक समझ गए। पांचवा जो है वह पार्श्विक। क्या होता है? पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा होता है। पार्श्विक उल्टा का मतलब समझे कि अगर आप समतल दर्पण में अपना दायां हाथ खड़ा कीजिएगा तो आपको ऐसा नजर आएगा कि बायां हाथ खड़ा है, और अगर बायां हाथ खड़ा कीजिएगा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि दायां हाथ खड़ा है। यानी उसका 5 गुण है। काल्पनिक होता है, इसका प्रतिबिंब यह सीधा होता है और यह वस्तु के बराबर होता है, और वस्तु के आगे जितना आगे आप वस्तु को रखिएगा दर्पण के जितना आगे प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। पार्श्विक विस्थापन होता है और इसका कुछ उपयोग होता है। समतल दर्पण का कुछ उपयोग होता है। क्या होता है? उपयोग। इसका उपयोग जो जैसे मान लीजिए चेहरा देखने में, चेहरा देखने में, तो आप यहां तक समझ गए कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो आज का वीडियो हम यही तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एक वीडियो और लगेगा इस प्रकाश चैप्टर को खत्म करने में। तो यहां तक, यानी आज के वीडियो में जितना भी टॉपिक आप समझाए, यानी कि जितना भी टॉपिक को हमने समझाया आपके सामने, वो सारा ही टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। तो आप इसे जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप अपने इस दोस्तों के पास, सारे दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको यह सहायता यह प्राप्त हो कि जिस स्टूडेंट को जानकारी नहीं है, जिस स्टूडेंट को पता नहीं है, उसको जानकारी मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं तक। हम अगले वीडियो में इससे अगले टॉपिक को लेकर आएंगे और उसको समझाएंगे, और अगला वीडियो जो होगा वो आपके लिए बहुत ही वीवीआई होगा क्योंकि अगले टॉपिक में जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उन सारी टॉपिकों से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। वैसे आज जो पढ़ाया गया उससे तो आता ही है, लेकिन यानी साफ साफ कहने का मतलब हुआ कि क्रैश कोर्स में एक एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आया? क्रैश कोर्स के लिए आपका एक एक क्लास, यानी एक क्लास आपको 2 से 4 नंबर, 4 से 5 नंबर, 6 से 7 नंबर, एक क्लास आपको देता ही रहेगा। समझ गए बात को? इसलिए एक भी क्लास को एब्सेंट नहीं करना है। आप सीरियली वाइज प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखें। तो आज का वीडियो यहीं तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।